नमस्कार, मैं हूं जिल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आतंकवाद निरोधक दस्ते ने गुजरात के मोरबी जिले में एक घर में छापा मारकर 120 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। एटीएस की टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक सप्ताह में ये दूसरी करोड़ रुपए की बड़ी खेप बरामद की गई है। इससे पहले भी 600 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ द्वारका जिले से पकड़ा गया था। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब ड्रग्स पकड़ा गया हो। काफी दिनों से लगातार यह सिलसिला जारी है। कुछ समय पहले गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की गई थी। अब प्रश्न यही है कि क्यों भारी मात्रा में ये ड्रग्स यहाँ पर आ रही है और क्यों बन रहा है गुजरात ड्रग्स का केंद्र बिंदु। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जयवंत पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से करसन बापू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। नीलेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्यों बार बार देखा जा रहा है कि गुजरात में कई दिनों से ड्रग्स के किस्से सुनने में आ रहे हैं? जी जल्पा जी, आपने देखा होगा कि अभी थोड़े ही दिनों पहले दिवाली के बाद देवभूमि द्वारका में 68 केजी, फिर उसके बाद ये तुरंत मोरबी के झिंझुड़ा गांव पे, मतलब आप सोचिए कि ये पूरा एक एक रैकेट है और ये रैकेट को पर्दाफाश किया है गुजरात पुलिस ने। और पूरे गुजरात, पूरे हिंदुस्तान में अगर संवेदनशील होता है, हमारी बॉर्डर, हमारी जो समुद्र की जो है सीमा, वो 1600 किलोमीटर के आसपास है। मतलब 1600 किलोमीटर को हम लोग इतना कवर नहीं कर सकते। फिर भी हमारी गुजरात की पुलिस इतने भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ रही है। तो ये जो ड्रग्स आ रहे हैं वो तालिबान अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में आ रहा है और पाकिस्तान के जरिए हमारे वहाँ घुसाया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि इतनी भारी मात्रा में आने के बावजूद कुछ भी वहाँ पे मरीन है, हमारे कोस्ट गार्ड है, वहाँ पे कुछ भी अगर छोटा भी चूक होता है तो भी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो पकड़ा जाता है। तो इस सब इनके जो भी पकड़ा जाता है वो गुजरात की पुलिस को हम अभिनंदन देते हैं। हम उनको बहुत शुक्रगुजार है कि हमारी युवा पीढ़ी को जो ड्रग्स नहीं पकड़ते, तो काफी सारे युवा पीढ़ी इसको सेवन कर चुके होते। और पूरे हिंदुस्तान में अगर हमारे गुजरात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से है, गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात से है, तो पाकिस्तान को मालूम है कि हम लोग उनको ये सीधे युद्ध से नहीं मार सकते, सीधे साइंस टेक्नोलॉजी से नहीं मार सकते। वो नया रास्ता है नार्को टेररिज्म। हम लोग उनके आतंकवाद का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन वो एक नए तरीके से ये भारत में हमारी सबसे पहले युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए तुले हुए। तो हमारे गुजरात के नौजवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ कि वो काफी सारे इतने ड्रग्स पकड़ रहे हैं। और आगे भी हमारे माननीय गृह मंत्री हर्ष संघवी जी ने बोला है कि छोटे से छोटी भी है ना, थोड़ी उनको मिल जाएगी भनक, तो वो इस पे कार्रवाई करेंगे। जल्पा जी जी, लेकिन अगर 3000 किलोग्राम हेरोइन जो अदानी पोर्ट पर से पकड़ा गया था, मुंद्रा पोर्ट पर से, अगर तभी हमने सख्त कर दिया होता या फिर डर हमने एक प्रस्तापित कर दिया होता तो शायद ये गुस्ताखी नहीं होती। जी जी जी, वो पकड़ा गया है। आप सोचिए कि कोई भी पोर्ट होता है हिंदुस्तान में, पोर्ट का एक नॉर्म्स रहता है कि पोर्ट जो चलाता है वो अंदर चेकिंग नहीं कर सकता, मतलब कोई भी पुर्जे को खोल नहीं सकता। लेकिन हमारे कोस्ट गार्ड, हमारे मरीन के जितने भी हो, वो ड्रग्स पर पकड़ा खोलने गया की है। क्या मतलब ये जरूरत है, काफी समझिए। टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं बैग्स भी हमारे चेक होके जाते हैं। अगर वहां पर भी अल्कोहल या कोई ऐसा पदार्थ है तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेक में आ जाता है। ऐसी कई जी जी टेक्नोलॉजी है जो अगर हम इस्तेमाल करें तो शायद ये ड्रग्स पकड़ना, मुझे नहीं लगता इतनी कोई बड़ी बात होगी। जी 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 जी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि गुजरात की पुलिस इतनी सख्त है। और इतना हम लोग जब दिवाली में पटाखे जला रहे थे, हम दिवाली में हम लोग खुशियां मना रहे थे, तब हमारे ये जो जवान थे, आपको मालूम होगा कि इतिहास में पहली बार लोकल पुलिस, इस एटीएस और एलसीबी ने इतना द्वारका भूमि ने पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन पार किया है। उनके लिए जी हमारे गुजरात की पुलिस को हमारी जनता की तरफ से धन्यवाद है। चलपा जी।
जी, लेकिन साथ में ही प्रश्न ये भी होता है कि इतनी भारी मात्रा में गुजरात में ही अब क्यों आया जा रहा है? आपकी ओर आना चाहूंगी। करसन जी, क्या कहना चाहोगे? क्यों गुजरात को क्या अब केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है ड्रग्स के लिए? जी, सबसे पहले तो 600 किलो जो 120 मीन्स 120 केजी का जो ये पुलिस ने सक्सेस, एटीएस ने जो सक्सेस ऑपरेशन किया, उसके लिए उसको वंदन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। मेरी बात शुरू करने से पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता सोलंकी जी से बात कर रहा हूँ कि ये मामला नॉन पॉलिटिकल है और हम डिबेट में नॉन पॉलिटिकल रखेंगे, लेकिन शुरुआत में ही आपने जो स्टेटमेंट दिया कि 1600 किलोमीटर का दरियाई सीमा गुजरात की है और आपके शब्द में कवर नहीं कर सकते। नेशनल चैनल में पार्टी कोई भी हो, रूलिंग गवर्नमेंट कोई भी हो, ऐसा स्टेटमेंट ना देवे तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी गरिमा के लिए अच्छा है। तो प्लीज ऐसा ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आपका ही आप सुन लेना कि 1600 किलोमीटर का दरियाई सीमा है तो कवर नहीं कर सकते। कवर ऐसा कर नहीं है सकते हैं, इंडियन लेकिन 24 घंटे नहीं, आप सुन लेना। मेरा स्टेटमेंट आप सुनिए दिल से। मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता हूँ सोलंकी जी, हाँ हाँ, आप सुन लेना। मैं रक्षा की बात कर रहा हूँ। जी 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 नहीं, जी आप सुन लेना, लेकिन ये मैं नॉन पॉलिटिकल बात करता हूँ, आप सुन जी लेना। जी 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 हमारी सीमाएं जो कुछ हुआ है हम डिस्कशन करेंगे, ताकत से डिस्कस, जो इसमें जिम्मेदार है उसको हम, हमारा बंधारण पनिशमेंट करेगा, हम सारी बातें करेंगे। लेकिन कोई भी सच्चा देश का इंसान ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता कि 1600 किलोमीटर लंबा है तो हम उसको कवर नहीं कर सकते। हमारी फौजें, हमारी फिर भी डिफेंस अलग अलग ब्रांचेज है, हम वी आर कैपेबल। और दुनिया में ये मैसेज हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली भूल से भी नहीं देना चाहिए। जी, इसलिए फिर भी हमारी हमारी गुजरात की पुलिस पकड़ रही है। मेरा ये स्टेटमेंट आपने पूरा सुना आपने कि हमारे नहीं, हमारी मैं पुलिस आपको किसको क्रॉस पकड़ नहीं कर रही है। रहा हूँ। हम वी आर गोइंग रॉन्ग वे। मैं आपको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं देना चाहिए, कोई भी इंडियन को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। पार्टी को छोड़ो, ये मामला पार्टी वाला है ही नहीं। कोई भी इंडियन लवर को ये नहीं बोलना चाहिए कि इतना लंबा है तो हम कवर नहीं कर सकते। वी आर स्ट्रांग, वी कैन डू एवरीथिंग। भूल हो जाती है, आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट प्लीज मत दीजिए। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ जैसे आपने किया, ऐसी कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये एक मैसेज रॉन्ग जाता है। जिस लोगों हमें हेट करते हैं वो लोगों को ये सारी बातें सुन के अच्छा लगता है, और देशद्रोही और देश विरोधी को इस पे स्पाइल आए, वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज ऐसा स्टेटमेंट हमें नहीं देना चाहिए। जी बहन जी, अबे मेन जो बात है हमारी कि ड्रग्स आ गया है, ड्रग्स आ गया है, तो सबसे पहले तो स्टडी करना चाहिए कि क्यों आया, कहां से आया। और जो पब्लिक टॉक है, मैं बहुत सेंसिटिव बात करने जा रहा हूं। जी, जो पब्लिक टॉक है, पब्लिक टॉक ऐसा है कि ये गंदा है मगर बिजनेस है, वो तो हम सब एक्सेप्ट करेंगे। और इसमें बहुत कंपटीशन होती है। कंपटीशन दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये नेगेटिव बिजनेस है, देश को बर्बाद करने वाला बिजनेस है, तो इसमें कंपटीशन भी नेगेटिव होगी। अभी ये सारे बिजनेस में कोई एक चैनल काम नहीं करती है बहन, दो या ज्यादा कर सकती है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ बोलता हूं कि किसी भी बड़े लीडर, कोई भी पार्टी का हो, डजंट मैटर, किसी भी बड़े लीडर का यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट नहीं है तो ये सारी चीजें देश को, युवा धन को बर्बाद करने वाली चीजें देश में नहीं आ सकती, वो पक्की बात है। तो जो पब्लिक टॉक है वो बहुत सेंसिटिव है, हम सभी को बहुत सोचने की जरूरत है कि हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो। पब्लिक टॉक ऐसा है कि दो चैनल काम करती है, एक को एक पार्टी का समर्थन है, एक को एक पार्टी का समर्थन है। जी, और कहीं ना कहीं नेगेटिव कंपटीशन में दूसरे को गिराने के लिए एक दूसरे को पकड़ा देता है। अभी वहां कांग्रेस का मामला क्या है, बीजेपी का मामला क्या है, वो सब तपास की बात है, लेकिन वो बहुत गंभीरता से ये तपास करनी चाहिए, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल बात है। हमारा देश युवाओं का देश है, वी आर लार्जेस्ट इन यूथ ऑल ओवर वर्ल्ड। और हमारे युवाओं को देखो कि वो लोग ये कोई ड्रग्स वाला मामला नहीं है। मैं सीधा और डायरेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि दिस इज द साइलेंट वॉर। ये एक प्रकार का युद्ध है कि कहीं ना कहीं यूथ को यदि मेंटली उसका जो स्ट्रांगनेस है वो डाउन हो जाए, उसका मोरल डाउन हो जाए और नहीं जाने के रास्ते में वो जाके यदि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए, तो कहीं भी यदि सामने वाला, जिस लोग को हमें पसंद नहीं करते हैं, हमारे आसपास के लोग,
जो हम हमारी साथ डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते, वो लोग वही सोचते हैं कि उसका यूथ लेवल लेवल ऑफ थिंकिंग है और लाइफस्टाइल है वो डाउन होना चाहिए, ऑटोमेटिकली देश को डैमेज होना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्रग्स आ गया है, आता है, पकड़ लेते हैं, एटीएस, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी सभी ब्रांचेस बहुत बढ़िया काम करती है और इसीलिए हम आराम से अभी डिबेट भी कर सकते हैं, आनंद से लाइफ जी सकते हैं। लेकिन ये आ गया है, तो जो लोग इसमें पकड़े गए हैं, 3 लोग पकड़े, कल दूसरे 3 आएंगे, उसके आसपास के जो 3, तो 15-20 की ये जो गैंग है, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं बहन जी कि उसको यदि एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन 3rd डिग्री दी जाए और उसके पास से यदि हमें ये जानना मिले कि वो लोग किस पार्टी के किस बड़े लीडर के साथ पिछले 1 साल, 2 साल, 5 साल में उसका उठना बैठना रहता है, अपने आप वो किसी भी पार्टी का, और मैं दावा करता हूं कि बहुत बड़े लीडर का इसमें हाथ होगा होगा होगा। सिर्फ हमारा इरादा होना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हम और पूरा देश उसको पनिशमेंट देंगे, क्योंकि हम बातें करते हैं राष्ट्र प्रेम की और हमारे निजी स्वार्थ के लिए हम राष्ट्र का युवा धन को बर्बाद करने निकले हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा आंतरिक मामला हो, वो हमारा अंदर का हो, लेकिन आफ्टर ऑल तो वो हमारा दुश्मन ही है, देश का दुश्मन है, यूथ को बर्बाद करता है, वो कभी दोस्त नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, हम बातें करके भूल जाते हैं पहली बात कि ये लोगों, मैंने बताया कि किस लीडर के साथ उसकी साठगांठ है और ये पकड़ा गया है या नेगेटिव कंपटीशन की वजह से मैं आपकी बर्बादी करूं, आप मेरी बर्बादी करो, ये सारी चीजें हमने पास्ट में देखी है। तो वहां क्या हुआ है वो पूरा मामला डीप में हमें जानना चाहिए, आया है कैसे आया कि फिर ये गलती ना हो, इसके बारे में जानना चाहिए। यदि भूल से आ गया है, वो भैया ने एक्सेप्ट किया कि हम कवर नहीं कर सकते, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट है, हम इतना टैक्स लेते हैं, तो ये डिफेंस को हम कितना हेलीकॉप्टर देते हैं, वो सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाते, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्यों नहीं बढ़ाते, अलग अलग तरीके की जो टेक्नोलॉजी आती है वो हम क्यों नहीं देते। और आगे की बात, पकड़ा गया, हमने ढोल बजा दिया, वहां से बात खत्म नहीं होती है। यदि पकड़ा गया है, छोटी मोटी बात नहीं है, 120 kg, तो और आगे का देखो तो पूरा ट्रक लेके चलोगे तो भी कम पड़ेगा। वो लास्ट उसका कस्टमर, ग्राहक, क्लाइंट कौन है, वो लास्ट में 50 रुपया या 100 रुपये में लेने वाला बंदा कौन है, ये पूरी चैनल के बारे में स्टडी की जाए। इन शॉर्ट बोले जाए तो आया तो कहाँ से आया, उसके बाद हमने सिक्योरिटी में क्या डेवलप किया, जो लोग पकड़ा गए हैं उसके आसपास के ग्रुप को इंक्वायरी करके किस नेता के साथ उसकी उठ बैठ है, जो कहाँ जाने वाला था, कौन होलसेलर था, कौन डीलर था, कौन सेमी डीलर था, कौन गांव तक ले जाने वाला था, कौन कॉलेज तक ले जाने वाला था, और लास्ट में 50-100 रुपये में लेके कौन उसका यूज करने वाला था। यदि ये पूरी चैनल क्लियर हो जाएगी तब ही हम हमारे युवा धन को बचा पाएंगे। अदरवाइज ये बिजनेस है, होता रहता है, सालों से होता रहता है। वो जो मोरबी है, जो द्वारका है, जो सलाया है, जो सिक्का है, जो पोरबंदर है, यदि हम गुजरात दरियाई सीमा की बात करें तो पास्ट में हमने देखा है 25-50 साल पूरा स्टडी यदि किया जाए और हमारी डिफेंस कैपेबल है, यदि उसको फ्रीली काम करने के लिए छूट-छाट दी जाए तो पूरी चैनल खत्म होगी। और दूसरी सबसे साइलेंट बात ये है कि मैंने 10 रुपया कमाया, अच्छी बात है, लेकिन मैं 1000 कमा सकता था फिर भी 10 रुपया कमाया, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्टॉक में सक्सेस मिला है एटीएस और डिफेंस को, अच्छी बात है, वंदनीय है, पूरा देश सैल्यूट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर चला गया और उसका फिंगरप्रिंट रह गया, ऐसा तो नहीं है ना, वो भी एक तपास का विषय है। अदरवाइज हम यूथ को क्या रिप्लाई देंगे जब हम एक दावा करते हैं कि वी आर स्ट्रांग इन यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया, और उसके बाद यदि एक पूरा नेगेटिव मामला चल जाएगा और वो लोगों सिर्फ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देश प्रेम की बातें करते हैं, अदरवाइज अपने घर भरने के लिए, अपनी कमाई के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं। यूथ को कितना काम हो जाता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो विदाउट वॉर वो वॉर जीत जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जहाँ ये शिंदे पड़े हैं ना, वहां पे कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि वो रिपीट ना हो। तो मैं बीजेपी प्रवक्ता से प्रार्थना करता हूं कि ये आपका
आप यदि रूलिंग, ये मैं नॉन पॉलिटिकल बात करता हूं, आप रूलिंग गवर्नमेंट में है तो प्लीज, कहां से आया, क्या गलती हो गई, आया तो मैंने बताया ना, जो कहा कि भाई इस नेता के साथ जी उठ बैठे, और लास्ट तक कहां जाने वाला था उसके बारे में आपका इरादा है जानने के लिए, आप डिफेंस को सूचन करेंगे कि भाई इतना जान लो तो ये रिपीट ना हो। जी और दूसरा कोई आपका प्लान है ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने से कि भाई फिर से ये रिपीट ना हो। और जी जहां तक बात है कि यदि ये मुझे पक्का भरोसा है, तो बहुत ताकत वाला पावरफुल लीडर का इसमें हाथ होता है। यदि जी समझो, ये मेरा मेरा आरोप नहीं है, यदि समझो कि बड़ा नेता कोई बीजेपी से निकले कल, तो पार्टी उसके लिए क्या करेगी? जी जी बिल्कुल। जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? ऐसा क्यों लग रहा है कि अब गुजरात जो है वो ड्रग्स के जो पैडलर्स हैं उनके लिए एक स्वर्ग बन चुका है? क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। आज से 4 वर्ष पूर्व जी जब भी चुनाव माहौल था, और टीवी पर रहता है ना कि चुनावी माहौल है तो अलग अलग इंटरव्यूज टाइप होता है, तो एक टीवी चैनल पर इंट्रोगेशन नामक एक प्रोग्राम था जिसमें 2-3 पत्रकार मिलकर एक गेस्ट को क्वेश्चन करते थे। तो उसमें मेरा भी सौभाग्य था कि पत्रकार के तौर पर मैं भी उसमें शामिल था। जी और गेस्ट थे जीतूभाई वाघाणी, जो कि उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मेरे इस समय में मैंने सवाल पूछा था कि ये जो गुजरात में, उस टाइम पर मैंने एक अपनी कॉलम में जो आती है उसमें लिखा था कि गुजरात है वो ड्रग्स का भी केंद्र बन रहा है धीरे धीरे, तो हमको सावध रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो मैंने उसी संदर्भ में पूछा था कि आपका क्या कहना है इस बारे में। तो जीतू भाई ने बड़ी एकदम डिप्लोमेटिक वे में कहा था कि वो पकड़ा तो जा रहा है ना। तो अभी 2021 में अभी आ जाते हैं, और इसमें अगर आप गृह मंत्री हर्ष संघवी से भी पूछेंगे कि क्या कहना चाहोगे, तो वो कहेंगे कि ड्रग्स मुक्त गुजरात का उनका एक सपना है, और जी ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसा आपने कहा कि क्यों स्वर्ग बनता जा रहा है ड्रग्स पेडलर्स के लिए, जी तो पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान की चालबाजी है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान हमसे सीधा युद्ध नहीं जीत सकता है। तो पहले उन्होंने टेररिज्म का किया था। टेररिज्म में 2014 के बाद, आप मैं कोई ऐसा नहीं कहना चाहूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि जी 2014 के बाद देश में मणिपुर या तो फिर रायपुर, ऐसे जो सुकमा है उसमें नक्सली अटैक होते हैं। लेकिन जो पहले इस्लामिक टेररिज्म था उसका बहुत सारा ब्रेक लगा है। उसके लिए नोटबंदी है या कुछ भी कह लीजिए आप, इंटेलिजेंस हमारी मजबूत हुई है, वो कोई भी जी कारण ले लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब को एक बनाया गया, क्योंकि पंजाब भी बॉर्डर एरिया है, और पंजाब भी गुजरात के जैसा ही समृद्ध एरिया है। जो मतलब वहां पर जो लोग हैं वो धनिक है, किसान भी धनिक है, सब कुछ। और वहां से सेना में भी बहुत सारे लोग सिख बंधु जाते हैं। तो पंजाब को पहले टारगेट किया गया, और 2016 का चुनाव है उसमें भी हम देखा गया कि जो सरकार है वो इसी मुद्दे पर गई थी। ड्रग्स उसका उल्टा पंजाब नाम की फिल्म भी बनी थी, और जी उसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार का जो ढीला ढाला रवैया था वो बहुत ही उसमें जिम्मेदार रहा, और उनको सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो गुजरात में भी यही उनका प्लानिंग है पाकिस्तान का, कि गुजरात एक तो सरहदी एरिया है, जी दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी का होम टाउन है, मतलब होम स्टेट है। तीसरा ये कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से पाकिस्तान को या तो फिर चाइना को चैलेंज कर रहे हैं, तो एक ये कारण बहुत ही है कि उनके होम स्टेट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, यहाँ के लोग, यहाँ के खास करके युवा, उनको खोखला बनाया जा सके। और मैं आपको एक इतिहास का एक रेफरेंस पॉइंट देना चाहूंगा कि जी जब भी ब्रिटेन की सरकार यहाँ पर थी, तभी ब्रिटेन और चाइना, मतलब ब्रिटेन वाला इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था, और जी इसको बोला जाता है ओपियम वॉर, यानी अफीम की लड़ाई।
तो इसमें क्या था कि ब्रिटेन है वो चाय के बदले में अफीम वहां पर पहले बिजनेस करता था, फिर उसके बाद वो गैरकायदे यानी अवैध रूप से वो धंधा करने जी लगा। तो इसका पहले तो जो औषधियां होती है उसके लिए अफीम चाहिए था चीन को, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इसके कारण जो युवान है वो बर्बाद हो रहे हैं, उनका जो है खत्म हो रहा है। तो उसके कारण फिर चीन ने युद्ध घोषित किया। इस युद्ध में ये हालत हुई कि चीन के जो सैनिक थे, क्योंकि वो ड्रग्स के आदी हो चुके थे, तो जगह जगह पर उनकी हार हुई और जी इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि चीन को अपने जो बंदरगाह है वो ब्रिटेन के लिए विदेश व्यापार के लिए खोलने पड़े और करोड़ों रुपए का हर्जाना दंड है वो ब्रिटेन को देना पड़ा। ये चीन की हार थी स्पष्ट रूप से, और इसका कारण ये था कि उनके जो सैनिक और उसकी जो प्रजा थी उसमें मोटे तौर पर ड्रग्स के वो आदी हो चुके थे। जी तो इसके लिए मैं वही मुद्दे पर आना चाहूंगा कि गुजरात है वो हॉटबेड बन गया है इसके लिए, ड्रग्स के लिए। तो इसका ये टारगेट तो ये वो तो रहेगा, चलो हम समझते हैं कि पाकिस्तान तो ये करने वाला है, लेकिन जी हमारी तरफ से हम क्या कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए जो माफ करना, लेकिन नीलेश भाई ने जो कहा वो मैं से सहमत नहीं हूँ कि 1600 किलोमीटर का एरिया है, पूरी तैनात वो कर सकते, तो इसका तो नहीं करना पड़ेगा। और बीजेपी सिक्योरिटी के मुद्दे पर ही चुनी गई है, नेशनल जी लेवल पर भी और गुजरात के लेवल पर भी। वो सिक्योरिटी उनका मेन रीजन रहता है। पहले जी जो स्मगलिंग होती थी तो बीजेपी उसका भी वो मुद्दा बनाती थी, चुनावी मुद्दा बनाती थी। तो ये अगर बचाव है तो ये बचाव नहीं चल सकता है। और दूसरी बात ये बचाव कि नहीं है इसके लिए जयवंत जी, बचाव बचाव नहीं है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से अभी काफी दिनों से ये चल रहा है। पंजाब में भी आपने आपने बोला नीलेश जी कि आपकी उड़ता और भी पंजाब हुआ। आएंगे, नीलेश जी आपकी और भी आएंगे, जयवंत जी को अपनी बात जी जी कंप्लीट करने नहीं, दीजिए। जी एक जी। हो एक करके सके मैं स्लिप ऑफ हर टंग हो एक सकता है, की जैसे ओर आ रही हूँ। करसन बापू ने कहा। हाँ, करसन बापू ने जैसे कहा स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये कि ये इसके ऊपर नेशनल लेवल पर कुछ चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 1600 किलोमीटर का एरिया है जी और बॉर्डर एरिया है, तो बीएसएफ से लेकर कोस्टल जो भी एजेंसी होती है, नौसेना होती है, इसको और जी भी चुस्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर पकड़ा जाता है तो इसका मतलब वो बॉर्डर से आया तो होगा, कहीं से तो आया होगा, कोई भी बॉर्डर हो, चलो गुजरात से नहीं आया तो किसी और जी बॉर्डर से आया होगा, तो नेपाल के रास्ते से आया होगा, कोई भी बॉर्डर हो, लेकिन आया तो है ना। अंदर पकड़ा जाता है वो अच्छी जी बात है, लेकिन वो बाहर से आया कैसे, उसके लिए आपको जैसे चीन ने किया था, अभी वक्त है कि हम अभी हमारे इतना बुरा नहीं हुआ है, हमारी हालात, हमारी स्थिति इतनी बुरी नहीं हुई जी जैसे चीन की हो चुकी थी उस टाइम पर, कि उनके सैनिक भी ड्रग्स का आदी हो चुके थे। अभी हमारी इतनी खराब स्थिति नहीं है, तो हमको हो सके तो एक्सट्रीम लेवल पर हम युद्ध भी कर सकते हैं। इसका कुछ थिंकिंग चल ही रहा होगा, जी क्योंकि जैसे कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी आतंकी घटना हो रही है जी और बिल्कुल सेल्समैन कुछ बिहारी श्रमिक उनको टारगेट बनाया जा रहा है। फिर कल हमने देखा था कि जैसे नक्सली मणिपुर में भी एक अटैक हुआ था, नक्सली अटैक बढ़ गए हैं। तो ये जो सारी बातें हो रही है और साथों साथ जो लद्दाख के बॉर्डर पर चीन का जमावड़ा है और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वो कर रहे हैं, तो ये पूरा चिंता का विषय है। और इसके बारे में हम यदि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं साथ में लेंगे तो स्थिति और खराब हो सकती है, तो हमको ये करना पड़ेगा। और दूसरी बात की गुजरात में जो हॉटबेड बन रहा है, गुजरात की जो स्वर्ग बन रहा है ड्रग पेडलर्स के लिए, जी उसकी और मुत्सदी और अलर्टनेस करनी पड़ेगी पुलिस को। जी बिल्कुल। नीलेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे जब हम बात कर रहे हैं कि गुजरात ऐसा लग रहा है कि ड्रग्स पैडलर के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम ये जो घटनाक्रम देख रहे हैं, इससे पहले भी जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था तब ये कयास लगाए ही जा रहे थे कि पैसे ये जो है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स के जरिए ही लेना चाहेंगे, और इसीलिए भारत जैसे कई देशों का नाम आया था कि इस देशों में ड्रग्स की जो हेरा फेरी है उसका प्रमाण बढ़ सकता है, जो देखने को भी मिला है। यानी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो टाइट करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ना कुछ रणनीति भी अब सोचनी होगी। जी जी। आज का जैसे मोरबी का जो है
कि जो गुलाम हुसैन है, जो दोहरा धागा का वो जो कर रहा था, उसकी कुछ कोरोना में उसकी मदर का एक्सपायर हो गया, फिर वो सॉरी उसके फादर का एक्सपायर हो गया, फिर उसकी मदर के साथ वो उसके गांव में रहता था, वो कुछ दोहरा धागा का कुछ कर रहा था, उसको मिलने सब बाहर से लोग आते थे, काफी सारे गुजरात के बाहर से लोग आते थे। इसके आड़ में इसने ये चालू किया। और इसका टेक्निकल मैं आपको एक थोड़ा बोलूं पीछे कि गोल्डन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों गोल्डन ट्रायंगल होते हैं, और वहां से ये पाकिस्तान के जरिए गुजरात के बॉर्डर में आता है। दूसरा एक गोल्डन श्री स्टैंड बोलते हैं, जिसको चीन, मलेशिया और चीन, मलेशिया और है, तो वहां से वो लोग आते हैं। मतलब हम लोग काफी सारे जगह से घिरे हुए हैं, फिर भी हमारी माननीय मोदी साहब जी की हमारी इतनी कड़क सुरक्षा है। आपको जैसे आपने आपका मेरे प्रवक्ता है मित्र आपके, उसने भी बोला कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी नंबर 1 है। अभी भी हमारी सिक्योरिटी सीधे वो मतलब पाकिस्तान हमसे सीधा युद्ध करने के कोई मूड में नहीं है, उसको मालूम है जी। क्या होगा। तो वो नार्को टेररिज्म अभी अपना रहा है। आपने देखा होगा कि ये ड्रग्स का पिछले 5 दिनों में 1100 करोड़ से भी ज्यादा हुआ। मतलब आप सोचिए कि ये लोग अभी गुजरात को ठेस पहुंचाने के लिए, गुजरात की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए तुले हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे गुजरात की बाहोश पुलिस है, वो उसको नाकाम कर रही है। और पाकिस्तान को मालूम है कि गुजरात के प्रधानमंत्री है, गुजरात के ही भारत के गृह मंत्री है, तो उनको मालूम है कि इनको गुजरात में कुछ हम लोग असर करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में इसका असर होगा। तो हमारे भूपेंद्र जी सीएम साहब ने बोला है कि इसमें छोटी से छोटी भी चूक नहीं होगी, और इसमें जी। हमारे युवा पीढ़ी की सुरक्षा सबसे पहले होगी। और कहीं पे भी कुछ भी अगर सोर्सेस मिलता है, कहीं पे भी कुछ भी उसको एफर्ट्स मिलता है, तो वहां पे वो ड्रग्स पकड़ा जाएगा। जलपा जी। जी, लेकिन नीलेश जी, प्रश्न ये उठता है कि चलो सिक्योरिटी तो हमारी कैपेबल है ही, लेकिन ऐसा तो इनको अंदरूनी सपोर्ट कौन देता है कि ये ड्रग्स जो है वो भारी मात्रा में यहाँ पर आ भी जाते हैं। उन्हें बनी बनाई लगता है साइकिल भी एक मिल गई है कि जिनके जरिए वो बहुत इजीली हर राज्य में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरहदी विस्तार के राज्य में ही ड्रग्स के किस्से सुनने को मिलते हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आतंक तो मचा रहा है। जी, वही कनेक्शन है कि आज जो 3 लोग पकड़े गए, गुलाम हुसैन, समउद्दीन से मुख्तार हुसैन और गुलाम हुसैन, ये 3 की लिंक ऐसी है कि पैडलर थे बड़े बहुत, और इसकी लिंक आगे तक तपास में जाएगी। और आज पूरे दिन मोरबी की जिला पुलिस, वहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ पे इनके जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे वो आगे बढ़ेंगे और उसके बड़े कॉन्टेक्ट तक वो जा पाएंगे। जी जलपा जी। जी, शायद ये भी कारण हो सकता है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में को ड्राई स्टेट कहा जाता है, यहाँ पर शराब बंदी है, लेकिन शायद फिर भी जो अवैध तरीके से शराब बेचते हैं, शायद वही नेटवर्क शायद काम आ गया ड्रग्स पेडलर के रूप में। जी नीलेश जी। जी देखिए काफी 15 दिनों से आपने देखा होगा कि पहले जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के नाम से, मतलब वो हमला करते थे पर्टिकुलर हिंदू पे, वो छुप जाते थे। अभी उसके बाद तुरंत ये नार्को टेररिज्म पे आ गए कि गुजरात में हम लोग इतना बड़ा बाजार कर सकते हैं और इनको घुसाए कैसे। तो ये पाकिस्तान की नापाकोशी से होती रहती है कि कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर में, कहीं वो गुजरात में, मतलब हमारी सीमाओं को कुछ भी करके वो नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। लेकिन हमारे जब तक सफल हमारे क्यों होने देते हो, जी है, उसे तब सफल तक मत हमारी होने दो। सुरक्षा में सबसे कोई चूक नहीं होगी, और इससे भी आगे हमारे सबसे ज्यादा गुजरात की बाहोश पुलिस उसको कड़क कार्यवाही करेगी। जलपा जी। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे करसन जी? यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि गुजरात की जो कि मुख्य बिंदु बनता नजर आ रहा है ड्रग्स के मामले में, पहले ऐसा था, अगर पंजाब की बात करें तो हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन ध्यान शायद लोगों का इस पर नहीं गया कि अगर पंजाब से ये सब कुछ अट भी जाता है तो कहीं ना कहीं से तो ड्रग्स घुसेगा। फिर महाराष्ट्र भी पंजाब के बाद उसका नंबर आने लग गया, और गुजरात भी कहीं उसी लाइन में नजर आ रहा है। और शायद यहाँ पर ऐसा है कि बना बनाया उन्हें शायद चेन भी मिल गया है कि जो शायद शराबबंदी में शराब प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्यों ना ड्रग्स भी प्रोवाइड करने लग जाए। ये कारण मतलब दिख रहा है अभी तो।
जी, जब मरीज को लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि मरीज जिंदा है तो डॉक्टर कहता है आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं बचा लूंगा। लेकिन जब मरीज मर जाता है तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता है कि मैं बचा लूंगा। नीलेश भाई को वही करना है कि आ गया है, हमारे देश में ये आ गया है, उसके बारे में आपने क्या स्टडी किया। और दूसरी मेन चीज, पकड़ा जाता है, हम डिबेट करते हैं, मीडिया वाले चलाते हैं, नेता एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आक्षेप करते हैं, उससे बात नहीं बनती। नीलेश भाई से मैंने अभी जाना कि वो दोहरा धागे के काम करते थे। वो दोहरा धागा हमारे लिए और देश के लिए और यूथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी पार्टी का कौन सा लीडर या तो कौन देश में रह के जो देशद्रोही है उसको वो दोहरे धागे की जरूरत पड़ी, वहां जाके उसने दोहरा धागा बनाया। वो इंसान, वो बंदा, वो देशद्रोही को जानने के लिए आपने क्या किया? जी मैं बात करता हूँ, आप शायद समझ पाएंगे कि वो दोहरा धागा का काम करता है। इनडायरेक्टली वो दोहरा धागा का किस लीडर को जरूरत पड़ी। और मैं रिपीट करता हूँ कि विदाउट पावर ये पॉसिबल नहीं है। हम पॉलिटिक्स को साइड में करके यदि ये जहां जहां दुनिया में हिंदी चलती है वहां वहां यदि के न्यूज से जाए तो हमें कॉन्फिडेंस है हमारी डिफेंस पे कि परिंदा भी हमारी बॉर्डर पे आगे पीछे नहीं हो सकता है। जी फिर भी हुआ, कोई तो है जो देश में रह के देश प्रेम की बातें करके देश को बर्बाद करने चला है। उसको वहां तक पहुंचने के लिए नीलेश जी आपने क्या किया? आज आपने नेशनल चैनल पे ये तो एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि 1600 किलोमीटर आज आज मोरबी में जो 3 पकड़े गए वही है। नहीं, वो आपने बोला, फिर भी ये हुआ। ये दोहरा धागा, ये जो सबसे लंबा दोहरा बनाने के लिए वहां कौन था? वो बीजेपी से था, कांग्रेस से था, कहां से था, कौन था, वो जानना जरूरी है। दूसरी बात मैंने पहली राउंड में बताया जी तो जो हम बोलते हैं ना कि मोटिवेशन का काम करते हैं, क्या किया आप लोगों ने? सिलेबस में कुछ ऐसा डाला कि बच्चे नशा से दूर रहे। आपने चैरिटी कमिश्नर को कभी ऑर्डर दिया कि यदि कोई नया ट्रस्ट रजिस्टर होता है तो उसको 10% या 20% डी एडिक्शन के लिए काम करना होगा, अदरवाइज उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा या तो ट्रस्ट एज ए ट्रस्ट उसको मंजूरी नहीं मिलेगी। आपने कभी मीडिया से बात की कि भाई हमारी एडवर्टाइज जाहिरात चला रहे हो तो कभी कभी पर्टिकुलर लाइसेंस में रूल्स रखो कि इतना इतना काम देश के लिए कंपलसरी करना है। जैसे हम कहीं ट्रस्टों में विदेश से फंड आता है तो पर्टिकुलर परसेंटेज हम राष्ट्र के लिए यूज करते हैं, उसके बाद वो दूसरा यूज कर सकते हैं। ये बच्चा यदि एक्सीडेंट हो जाता है उससे पहले उसको सही ट्रैफिक रूल्स और सही ढंग का ड्राइविंग नीलेश भाई सिखाना चाहिए। देश के लिए वो आपने क्या किया? ये पहली बार नहीं पकड़ा गया है ना, थोड़े दिन में इतने ब्लेम करते हैं कि तब वो गवर्नमेंट थी, वो स्टेट में वो गवर्नमेंट थी। ऐसे बात नहीं बनेगी। बात बनानी है तो सही में चिंता होनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति इस मुद्दा में नहीं चलनी होती है। बात में गुजरात के हैं, मोदी जी दिल्ली बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, तो उसके स्टेट में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि हम छाती ठोक के बात करते हैं तो एक बात हम 16 नेशनल मीडिया पे बोलते हैं कि 1600 किलोमीटर कवर नहीं होता, और एक बात हम बोलते हैं कि गुजरात से हमारे पीएम दर्शन जी मेरी बात का आप गलत इरादा मत निकालिए। मैंने बोला 1600 किलोमीटर का है, मुश्किल है, फिर भी आप गलत मत निकालिए, आप गलत मत निकालिए। पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा के लिए कदम से कदम निकला ले रही है। आप पार्टी क्या कर रही है? हर पार्टी देश की सुरक्षा को आगे ही रखती है। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। जी हम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। नीलेश जी आपकी ओर भी आएंगे। नीलेश जी आपकी ओर भी आएंगे। करसन जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं वही बता रहा हूँ कि हम साथ मिलके कुछ ऐसा करें। ब्लेम नहीं करना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, हमें युवा धन को बचाना है। जी बिल्कुल। और जो लीडर या तो कोई भी यदि इसमें वहां तक पहुंचना है और फास्ट कोर्ट में ऐसा पनिशमेंट देना है कि कहीं भी बंदा नशीली बात के लिए देश को या देश का युद्ध को बर्बाद करना का सोचे तो पहले उसको वो पनिशमेंट याद आनी चाहिए कि ये इंडिया है, ये भारत है। उसके युद्ध के साथ हम कुछ भी नेगेटिव करेंगे तो ये देश माफ नहीं करेगा। और तब सिक्योरिटी की बात होती है, तब 56 इंच की चेस्ट वाली बात होती है। ऐसे ही करोड़ रुपीस का ड्रग्स आ जाता है
और नेशनल मीडिया में हम एक्सेप्ट करते हैं कि लंबा है तो नहीं हो सकता, ये देश की ये गरिमा गलत के मत खिलाफ है बोलिए, और मैं उसका ये विरोध गलत मत करता हूँ। बोलिए। ये दरियाई सीमा होती है, मुश्किल है, फिर भी हमारे जवान, हमारे अरे पुलिस भाई साहब, अपने आपने सब बोला पकड़ते हैं। आप इसको गलत मेरा मत ले नहीं जाइए। है। ठीक है, ठीक है। भाई, भारत देश मेरा ऐसे ही नहीं, आपने सोने की बोला, चिड़िया कहलाता आपने था, श्री काफी गणेश ने इसके कारण नेगेटिव थे। किया। और वन ऑफ द कारण ये भी था कि सबसे ज्यादा हमें समुद्र जो मिला है, जिसकी वजह से भी काफी उद्योग है जिसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। जयवंत जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? जब हम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रश्न ये भी उठता है कि ड्रग्स मंगवा कौन रहा था, और ड्रग्स अगर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होने वाला था तो यहाँ पर मंगवा के उसका बिजनेस कौन कर रहा था? और ऐसा तो है नहीं कि मुफ्त में ड्रग्स आ गया होगा, उसमें करोड़ों रुपए भी गए होंगे। वो करोड़ों रुपए किस मतलब इंडियन करेंसी में गए या फिर कोई डिजिटल करेंसी में गए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अभी हाल में आपने देखा होगा जी कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर चिंता कर रही है कि इसका जो इस्तेमाल है, उपयोग है, वो गलत तरीके से तो नहीं हो रहा है कहीं पर। तो ये भी चिंता की बात है। आपने जैसे उल्लेख किया कि ड्रग्स के जो पैसे हैं वो किस करेंसी में जा रहे हैं, इंडियन करेंसी में जा रहे हैं या डिजिटल करेंसी में, तो ये भी एक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे हाल की फिल्म में दिखाया गया कि पबजी गेम है, तो उसके ऊपर चैट करके वो कन्वे करते हैं, तो पबजी जैसी गेम के ऊपर भी प्रतिबंध जो लगाया गया है, और भी हमें डिजिटल जो एप्स है ऐसी, उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसका भी कुछ इंटेलिजेंस के जरिए इसका हल निकालना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि जिसे एक वर्ड मेरे ध्यान में आया, नार्को टेररिज्म, जो नीलेश भाई ने बोला, तो ये नीलेश भाई बोल रहे हैं तो शायद लग सकता है कि ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं, लेकिन केरल के एक क्रिश्चियन बिशप है मार जोसेफ कलरंगट, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि नार्को टेररिज्म, लैंड जिहाद और लव जिहाद, ये तीनों जरिए से न केवल हिंदू लेकिन ईसाई लोगों को भी इसका विक्टिम बना रहे हैं, उनका जो गजवा हिंद का जो सपना है उसके जरिए। तो नार्को टेररिज्म में ये करते हैं कि उनकी जो कोल्ड ड्रिंक के पार्लर होते हैं या फिर आइसक्रीम के पार्लर होते हैं, इसके बाद धड़ल्ले से वो बेचे जा रहे। केरल के संदर्भ में उन्होंने कहा था, उन्होंने इसके ऊपर बुकलेट भी निकाली थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। और पॉलिटिकल जो होता है उसके जो कम्युनिस्ट सरकार है, तो उन्होंने इनको बोला था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो चर्च ने कहा था कि हम किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो मुद्दा है उसके और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये सिर्फ गुजरात के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, महाराष्ट्र में भी ये हमको देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में काफी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग, हीरोइंस और एक्टर्स उसमें गिरफ्तार हुए हैं। केरल में भी ये, जैसे मैंने कहा कि मार जोसेफ कलरंगट नाम के एक बिशप, उन्होंने इसके ऊपर बहुत चोट, डंके की चोट पर कहा है कि ये हो रहा है। तो इसके ऊपर पूरे देश को मिल बैठकर, और जैसे करशन बापू की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं होना चाहिए, तो इसको पॉलिटिकल इश्यू ना बनाते हुए पूरे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पूरे देश की जो सिक्योरिटी एजेंसी, उसमें तालमेल बिठा के, क्योंकि ये आ रहा है देश के अंदर से पकड़ा जा रहा है, तो कहीं तो लीक होगा। जैसे करशन बापू भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं तो लीक होगा, वो चाहे कोई भी पार्टी का लीडर हो या फिर सिक्योरिटी एजेंसी में कहीं पर लीक है, तो उसको लीक को पूरा करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बारे में मतलब कि जो हाई प्रोफेशनल जो स्टडीज है, जैसे कि मेडिकल हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो ऐसे जो भी कोर्सेस है, इसमें मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि ऐसी जो कॉलेज रहती है उसमें कुछ स्टूडेंट्स है वो दारू, सिगरेट और ड्रग्स इसके आदी हो चुके हैं। तो इसके आसपास जो भी मतलब ये ऐसे पार्लर, उस पर वॉच रखते हुए उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी जो नई पीढ़ी है ये खोखली होती जा रही है। अभी बहुत ही कम है संख्या, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा, और जैसे करशन बापू ने एक बात उठाई कि इसको युवाओं को ट्रेन करना चाहिए, इसको उनको इस तरफ ना जाए
ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस ना हो, और स्ट्रेस हो तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए ड्रग्स की ओर न जाते हुए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जी मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मैंने सुना है कि हल्की जो गुजराती फिल्म है 2000, इसमें ड्रग्स और हत्या को ग्लोरीफाई करने का एक प्रयास किया गया है, ऐसा मैंने सुना है। मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा जी हूँ, लेकिन यदि सही है तो इसको, ऐसी फिल्मों को, ऐसी वेब सीरीज जो भी आती है उसको ज्यादा से ज्यादा उस पर वॉच रखते हुए उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्लोरीफाई करके संजू में जैसे बताया गया था, संजू फिल्म संजय दत्त की, तो ऐसी फिल्मों से युवान है वो इसको आकर्षित होते हैं और इसके ज्यादा से ज्यादा वो लोग उस तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी युवानों के पास कोई ऐसा नहीं है माध्यम, तो उनको रोमांच मतलब एक्साइटमेंट चाहिए। तो एक्साइटमेंट कैसे आए? अभी तो पहले ये होता था कि लड़का और लड़की दोनों काफी मुश्किल से मिलते थे, तो एक दूसरे के साथ बात कर ले तो भी रोमांच आ जाता था। अभी तो सब कुछ कॉमन है, तो उनको एक हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल जी का रोमांच चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। तो वो कैसे आएगा? और फिर जो जी स्ट्रेस है उसके आसपास, पढ़ाई का स्ट्रेस ले लीजिए, जॉब का ले लीजिए, करियर का ले जी लीजिए, तो ये सब स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो इस तरफ मुड़ते हैं। नहीं मुड़ना चाहिए, लेकिन उसके कई कारण होते हैं, जैसे मैंने बताया कि वेब सीरीज है, फिल्म में कई बातों में इसका प्रचार होता है, और अंदर जी अंदर जो भी डार्क वेब है इसका भी हमें इसका तोड़ निकालना जी पड़ेगा कि बिल्कुल डार्क वेब में भी इसका वो मिल जाता है सब कुछ। तो ये भी हम कैसे उसको रोक पाए, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। और तीसरी बात, चौथी बात ये है कि जो गुजरात है, वो गुजरात को हमको इसके स्वर्ग नहीं बनने देना है। तो जो भी मतलब अपने पॉलिटिकल पार्टीज के हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हो, जो भी बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, या फिर जो भी मतलब गुंडे हो, जो भी हो, इसको पकड़ के उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सजा हो, उसके जी हमको देखना चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी नीलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रश्न ये भी उठता है कि चलो ड्रग्स पकड़ा गया, अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न ये है कि ड्रग्स मंगवाया किसने था, पैसे किसने दिए और इतने करोड़ रुपए आए कहां से? जी जलपा जी, आपने देखा होगा कि अभी मैं इसमें कोई राजनीतिक नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी ये युवा पीढ़ी की बात चल रही है। जी आपने देखा होगा कि मुंबई में एक पार्टी में छोटा मतलब जो भी था केस वो पकड़ा गया। आपने देखा होगा कि हमारी देश की न्यायिक प्रक्रिया ऐसे ही, हमारे आपके प्रवक्ता ने बोला था कि आपकी तैयारी कैसी है, तो उनको मैं वही सेंटेंस में जवाब देना चाहूंगा कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है कि वो कोई भी हो, सेलिब्रिटी हो या कोई नेता हो, या सबके लिए ड्रग्स का जो सबसे बड़ा होता है ना जुर्म, उसको वो प्रक्रिया में पसार होना ही पड़ता है, फिर उसको कोई एक्सटेंशन या कुछ मिल नहीं जाता। तो इसका ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि कोई भी हो, न्यायिक प्रक्रिया के नीचे है, वो कानून के नीचे है। अगर उसने वो ड्रग्स का सेवन या कुछ उसके हाथ में पकड़ा गया है तो उसको लंबी सजा होगी और उसको कड़क सजा होगी। जैसे कि ये आज आज मोरबी में 3 लोग पकड़े गए, तो उसका पूरी लिंक तपासी जाएगी, उसका कहाँ सबसे बड़ा पेडलर कौन है वहां तक जाना जाएगा। जी मतलब ऐसा है कि जी वहां पे जो वैसे छोटे मुंद्रा पोर्ट से जो पकड़ा गया था 3,000 किलो ड्रग्स, उसका क्या हुआ? जी उसका पता चला कौन था जी आखिर में? जी जी जी, हम ये जो ड्रग्स जितने भी पकड़े जाते हैं ना, तो उसकी वो पीछे की कौन सी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जो नेटवर्किंग क्या रहता है, वो वहां पे पुलिस करती है। आपने देखा कि एनसीबी ने इतने बड़े बड़े कदम उठाए, जितने भी हमारी देश की सुरक्षा होती है, वो देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, तो आप जी मानिए कि यहाँ पे जी ये देश की लेकिन आप जो सुरक्षा में अगर मुंबई हमारे केस पुलिस की बात जवान। कर रहे हो, खास तौर के जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है, तो फिर आज तक तो पता नहीं चला। सुशांत सिंह राजपूत वाला मुद्दा भी काफी उठा था और ड्रग्स की बात थी। बतौर मीडिया, हर मीडिया ने ये इसीलिए बताया कि पता चले कि ड्रग्स का प्रमाण क्या बढ़ रहा है, लेकिन फिर होता ये है कि एंड तक तो कभी वो जांच का पता ही नहीं चलता, वो रिपोर्ट कभी सामने ही नहीं आती। जी मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने कई मुद्दा बार तो उठाया, तो देखा मैं कि भी ये उसका भी गया कि जो जांच करने वाला अधिकारी है वो किस जाति का है, उस पर विवाद चला जाता है, मैं नहीं वही कि मैं ड्रग्स कहां से आया था। जी जी जी, मैं आपकी ये बात से सहमत हूँ कि एक अधिकारी उसका काम कर रहा है। अगर हम लोग गुजरात की पुलिस विभाग को सैल्यूट करते हैं,
तो दूसरे स्टेट के भी पुलिसकर्मी को सैल्यूट करना चाहिए। फिर उसके बैकग्राउंड में कौन सी जात का है, क्या है, हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नेता और उसको बोलते हैं, उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं भाई? उसको कॉपरेट कीजिए। क्यों? आपका दामाद अंदर है इसीलिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये युवा पीढ़ी का है सवाल, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और इसमें कॉपरेट करना चाहिए। अगर हम हमारी ये युवा पीढ़ी को हम लोग कुछ सिखाएंगे नहीं तो ये एडिक्शन में चले जाएंगे। और हमारे जो दुश्मन देश है उनको मालूम है कि भारत को अगर हराना है तो उसके युवा पीढ़ी को खतरा बनाना है। लेकिन हमारे जब तक नरेंद्र मोदी जी है और अमित शाह जी है तब तक ये खतरा टलता रहेगा। जलपा जी जी, लेकिन आगे क्या करेंगे? चलो पकड़ा तो गया, लेकिन एंड 10 तक हम क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि काफी दिनों से जो चल रहा है वो पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई बार आया है। यहाँ तक कि आम जो लोग हैं उन्हें भी पता होता है कि अगर ऐसी कोई ड्रग्स जैसी चीज वहां पर जाओ तो मिल जाती है आसानी से बच्चों को। अगर आम लोगों को पता है तो क्यों उस पर रोक नहीं लगाई गई, या फिर क्यों ऐसी कोई जांच नहीं की गई कि शायद हम उसके एंड तक पहुंच पाते? अगर वो कर दिया होता बहुत पहले तो शायद ये गुस्ताखी नहीं होती यहाँ पर ये इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स घुसाने की। जी जी, ये छोटे वहां के लोकल अगर कोई पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं तो उसको भी एक ये तमाचा मिलेगा कि भाई ये कुछ पैसों के लिए भी अगर वो काम कर रहे हैं तो ये समझ ले कि भाई ये गुजरात की पुलिस, बाहोश पुलिस पकड़ लेगी उसको। तो उसके लिए भी ये एक सबक है कि अगर वो थोड़े पैसे के लिए भी काम कर रहे हैं तो वो नहीं करेगा। जलपा जी जी, लेकिन पैसों की बात आती है तो फिर मुद्दा रोजगारी तक तो जा ही जाता है। करसन जी आपकी ओर आना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जिस तरीके से बात हुई कि आम लोग जो है वो भी किसी ना किसी कोई मजबूरी में, या तो फिर कुछ लोग जो अपनी पैसन के लिए, अगर हम यंगस्टर की बात कर ले तो इस तरीके की हेरा फेरी में शामिल होते हैं। लेकिन मुद्दा आ जाता है रोजगारी का, और मुद्दा ये भी आता है कि वो बेचेंगे तब जब अंदर आएगा, हम अंदर ही ना आने दे तो। देखो, मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरे पास पानी नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जहर की बोतल पी लूं। ये मजबूरी वाली, सिंपथी वाली बात का यहाँ कोई स्थान ही नहीं होता है। यदि आपके पास खाने का भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो क्या उसका मतलब ये है कि आप देश को बर्बाद करने निकलेंगे? नॉट एक्सेप्टेड। मैं इसमें एग्री नहीं हूँ। और नीलेश जी ने जो बताया कि हमारे पास जो इतनी चीजें है और हम उसका यूज करते हैं, वेपन्स होता है, वो बचाने के लिए भी होता है और मारने के लिए भी होता है। और आज की वो डिबेट नहीं है, लेकिन जो सोनू सूद पे हुआ, जो गुजरात में वीटीवी पे हुआ, वहां बचाने के लिए वेपन्स यूज किया अपना पावर का, या मारने के लिए, वो पूरा गुजरात देश जानता था। आप मुद्दा से ये सारी बात के लिए आज डिबेट नहीं है। लेकिन ड्रग्स की बात है, आप मुद्दा से भटकिए नहीं। ड्रग्स की डिबेट में बहन जी, हर ड्रग्स की डिबेट में देश के युवाओं को प्रार्थना करता हूं, गुजरात को युवाओं को प्रार्थना करता हूं कि ये लोग कल भी नहीं सुधरे थे, आज भी नहीं सुधरेंगे और नेक्स्ट डे भी नहीं सुधरेंगे। आपका ख्याल आपको ही रखना है। डिमांड एंड सप्लाई, यदि मैं कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हूं लेकिन मेरी कोई प्रोडक्ट लेने वाला ही नहीं है तो मेरी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप जिसमें बिलीव करते हो, और ये बात पे आओ, उससे पहले जब अभी धर्म की बात हुई, जो यूथ को बर्बाद करने निकला हो, तो देश को बर्बाद करने निकला हो, वो ना ही किसी धर्म का होता है, ना ही किसी प्रांत का होता है, वो सिर्फ देशद्रोही होता है। और उसको खतरनाक मैक्सिमम पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसको किसी एक धर्म के फोल्डर में या कोई प्रांत के फोल्डर में डालना, वो भी देशद्रोह है। वो भी देशद्रोह है। इसीलिए मैं यूथ को प्रार्थना करता हूं कि आप एडिक्शन से दूर रहिए। जिंदगी बहुत अच्छी है, इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें हमारे कल्चर में नहीं है। और बात आपने जो पैसे की और जो हमारे पंड्या जी ने जो बात की ना मेडिकल कॉलेज की, वो सारी माहिती मेरे पास भी आई थी पंड्या जी। मैनेजमेंट कोटाओं में जहां लाखों रुपीस फी ली जाती है, वहां सब ज्यादातर थोड़े पैसे वाले बच्चे रहते हैं। ऐसे कैंपस को ये लोग टारगेट करते हैं। और टीन से ज्यादा 17 to 23, ये 7-8 साल का, जो 6 से 8 साल का है, वो लोगों का टारगेट होता है। वेरी गुड मार्केटिंग पॉलिसी उसका होता है कि इस एज में बच्चे का जो इनपुट करना है वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे एनजीओ, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम पॉजिटिव इसमें इनपुट नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग मौका ढूंढ के उसमें ये नेगेटिविटी डाल देते हैं और बच्चा इसमें आगे जिंदगी बर्बाद कर देता है। बात रही पैसे की,
तो इस जहां किसी भी षड्यंत्र में पूरा राष्ट्र यदि सपोर्ट देता हो तो कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जी। ये सारे बिजनेस क्रेडिट पे चलते हैं, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने अभ्यास किया है कि जी। क्रेडिट पे मीन्स ये 600 करोड़ की बात हो या 1000 करोड़ की बात हो, बेन जी हमारे लिए वो बड़े अमाउंट है, लेकिन ये इंटरनेशनल इस तरीके से देश को बर्बाद करने के लिए जी। ये सारी अमाउंट चिल्लर है, बहुत कम है, जी। ये बहुत कम जी। है। और इसमें आप सिर्फ इलेक्शन यहाँ पैसे की वैल्यू नहीं है, यदि वो देखना है तो इलेक्शन के टाइम किस पार्टी एक सीट पे कितना रुपया ब्लैक में या खर्चती है, वो स्टडी माइक्रो स्टडी कर लीजिए, आपको 1 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और जी। दूसरी बात, हम अच्छी बात करते हैं, ऐसा है वैसा है, लोकशाही में लोगों के मत से हम पावर में आते हैं, लेकिन आप विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, किस एक सीट मुझे बताइए कि जहां वोट मत लेने के लिए नशा नहीं दिया जाता। यदि एक सीट गुजरात में ऐसी मिल जाए तो मैं के न्यूज नेशनल के माध्यम से दावा करता हूं, मैं समाधि लेने के लिए तैयार हूं। ये लोग सिर्फ देश प्रेम के कपड़े पहन के कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ और अपना घर को भरने के लिए काम करता है। एक सीट जी। मुझे ऐसी बता दीजिए जी। कि वहां नशा ना पीसा जाता हो मत के लिए। जी नीलेश जी, इतने कहीं ना जवाब कहीं दीजिए, स्वार्थ गुजरात से सवाल पूछा गया है। स्वार्थ के आगे, स्वार्थ में इतना डूब गए हैं हम बेन जी, इतने डूब गए हैं मुझे कहीं ना दर्शन कहीं जी, देश प्रेम मुझे दर्शन मोक्ष में चला जी, गया है। और जी जी देखना, जी, आपके प्रवक्ता को मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे एक नेता का नाम दे दीजिए। लास्ट बात सुन लीजिए, देश प्रेम कभी स्पेयरविल नहीं हो सकता। ये सभी नेताओं, आज यदि आप देश ने आपको बहुमति दी है, कल और थी आपके परसों कोई प्रवक्ता और को होगा, मैं बोलना लेकिन चाहता हूं, देश प्रेम को यदि आपके कोई प्रवक्ता स्पेयरविल को मैं बोलना बनाएगा चाहता हूं तो कि देश माफ नहीं करेगा। मेरी बात सुनिए। प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए, सिर्फ बातों करने से दीपा जी, ऐसे डिबेट कैसे होगी? चिंता करनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तब हमारा यूथ वी आर इंडियन एंड वी आर स्ट्रांग, वो बात तब सही जी। होगी। सिर्फ बातें आपके- करने से जी कुछ नहीं होगा। नीलेश जी, प्रवक्ता- यहाँ पर ये मुद्दा इसीलिए आता है क्योंकि आपके- बात चली है और इलेक्शन तक गई है। इलेक्शन जलपा जी, की भी हम जलपा जी, बात करें तो जलपा जी। उसे एक लोकशाही का पर्व ही हम मानते हैं, और जी वहां पर जलपा जी, बात चली आपके है नशे प्रवक्ता को, जी जी जी, आपके प्रवक्ता को मैं बोलना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया कि प्रमोशन में इतने पैसे खर्च होते हैं। आज की तारीख में, आज का न्यूज अपडेट आप देख लेना कि दिल्ली में इतने प्रमोशन के पैसे खर्च करते हैं केजरीवाल जी के वहां की कोर्ट ने उनको बोला कि भाई इनको ऑडिट करवाइए। आपको यदि आप समझिए, सबसे politically ही करना पूरे है, मैं वो हिंदुस्तान में बात सबसे करूं, आज बजट का ज्यादा मुद्दा होता है वो non-political दिल्ली का है। केजरीवाल को खर्च करते हैं। तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि भी केजरीवाल को अब ऑडिट देना पड़ेगा। 600 से 700 करोड़ का उनका बजट रहता है प्रमोशन का। और बाकी का मुझे एक भी गुजरात के नेता का नाम दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कि वो नशा का व्यापार करते खुली हैं। आंख में 600 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में आया है। यदि पकड़ा भी जवाब गया नहीं है, है तो कि नाम प्रवक्ता बोल को दीजिए। मालूम होना चाहिए कि वो पकड़ा भी नहीं गया है। करना है। मैं पहले से बोल रहा हूं, हमें नॉन पॉलिटिकली बात करनी है। यूथ के ऊपर करवट चल रही है और आप केजरीवाल की गलती गिना रहे हो। मुझे गुजरात की युवा पीढ़ी को आप कुछ बोल रहे होगे तो मुझे लगेगा। गुजरात की युवा पीढ़ी के बारे में कुछ बोलोगे तो मुझे लगेगा। मुझे ये बताना है दिलेश जी, आप बीजेपी को प्यार करते हो या देश को? दोनों को। सबसे पहले मैं भारतीय नागरिक हूँ, फिर भारतीय कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय नागरिक हूँ। तो बोलेंगे पहले हम देश को प्यार मेरी बात सुनिए, मेरे आपके प्रवक्ता को बोलना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले भारतीय नागरिक हूँ। कहीं कुछ कच्चा काट रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेशनल भारतीय नागरिक हूँ मैं पहले, फिर कार्यकर्ता हूँ। सेकंड नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे देश आता है। और इसीलिए तो आपको सरमुखत्यार लोग बोलते हैं और अभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। बात युवाओं पे जो करवट चल रही है, ड्रग्स के माध्यम से जो करवट चल रही है, बात उसकी करनी है खुली। आप पहले एक्सेप्ट करते हो कि हम मुझे रिपीट इसीलिए करना पड़ता है कि ये पॉइंट मुझे पर्सनली टच किया है कि हम कैसे बोल सकते हैं बॉर्डर की बात है ऐसी। हमारे गुजरात में 600, उसके पहले का टोटल करो तो बहुत जीरो लग जाएंगे। हमारे गुजरात में यदि मैं बीमार हूं और मैं गलती काटूंगा स्पोर्टमैन की, ऐसी बात है ये सारी? आपको अगर गुजरात का है, इतना ड्रग्स पकड़ा गया है, हमारी गुजरात की बावोच पुलिस ने इतना ड्रग्स पकड़ा है, तो आपको अच्छा लगना वंदन चाहिए। करते हैं, पुलिस को वंदन करते हैं, डिफेंस को वंदन करते हैं, लेकिन रिपीट ना हो,
हमारे जी, यूथ जी, को जी, जी, सुन जी, लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए नीलेश जी, थोड़ा सुन लीजिए। मैं नॉन पॉलिटिकली बात करता हूँ, प्लीज सुनने की आदत डालिए। नहीं, पुलिस आप ने गलत काम बात किया करोगे, वंदनीय हमारी है, गुजरात डिफेंस की ने जनता काम के किया बारे में कुछ वंदनीय बात है, करोगे। लेकिन लास्ट पर्सन तक जाएंगे। जो 50 या 100 रुपीस में ये ड्रग्स लेने वाला था, वो चैनल आप तोड़ेंगे? आपका इरादा है? आपकी तैयारी है? यदि कोई बड़ा नेता, ये तैयारी नहीं, यदि आप, आपकी आपको पार्टी ये से ही देखना इसमें है ना, निकला, हमारी तो भारतीय आप जनता उसको पार्टी ब्रेक की उठाएंगे या सरकार, पनिशमेंट करेंगे? माननीय सीएम भूपेंद्र जी पटेल जी और माननीय हर्ष संघवी जी इतना काम कर रहे हैं, कड़क से कड़क पगला ले रहे हैं हमारे मैंने गुजरात कब की कहा? पुलिस। मैंने तो कब आपको कहा? ये तैयारी दिखनी मैंने चाहिए, पॉलिटिकली और ये तो बात कब शुरुआत की? है उसका जी, अभी। देखिए, और उम्मीद रखते हैं कि ये चेन कोई भी जल्द ही बंदा टूटे, क्योंकि देश अब से ज्यादा बहुत हो अपनी गया। पार्टी को क्योंकि प्यार हम करता काफी है, दिनों तो से देख रहे मैं हैं, नहीं पहले विश्वास से ही करता। रिपोर्ट आ रहे थे कि भारत देश में भी इसका ये जो ड्रग्स है उसके हेराफेरी का प्रमाण है वो बढ़ सकता है। अगर हमने वहां पर भी थोड़ा सचेत हो गए होते तो शायद ये सिचुएशन तक हम नहीं पहुंचते। जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा। आपको क्या लगता है कि अब कोई ना कोई रणनीति की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि पहले ये था कि ड्रग्स पहले भी बिकता था, पहले भी हमने सिचुएशन देखी है पंजाब स्टेट की खास तौर पर कि क्या हुई है, लेकिन अभी ऐसा है कि कुछ ट्रेंड भी ऐसा बन गया है। अगर हम युवा पीढ़ी की भी बात करें, उन्हें नहीं लगता है कि ये चीज लेने से कुछ गलत होता है, जबकि उन्हें लगता है कि ये फैशन है। यानी हर चीज पे कहीं ना कहीं युवा धन है, उसको तो समझाना जरूरी है, लेकिन साथ में ये सोचना जरूर है रत है कि इनको लत कहां से लगती है और ये लाता कौन है। यानी ये पूरी चेन है वो पकड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सत्य है कि इस पूरी चेन को पकड़ना पड़ेगा। और आपके मित्र को भी कहना चाहूंगा कि पंजाब में सुखपाल सिंह खेरा के बारे में आप जरा रिसर्च कर लेना। वो अपोजिशन पार्टी के लीडर रह चुके हैं और किस केस में वो पकड़े गए थे। तो इसमें पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसके लीडर है या कोई भी नेता है या फिर छोटा कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए यदि वो पकड़ा जाता है तो। जी तीसरी बिल्कुल। बात ये कि जैसे मैंने अनऑफिशियली कहा था, तो मैंने अपना आर्टिकल खोजा इस दौरान, और उसमें मुझे ये तथ्य मिला कि उस टाइम पर यानी 2017 पर वडोदरा में जो फाइन आर्ट्स की कॉलेज है, उसके एक स्टूडेंट ने नाम न देने के शर्त पर कहा था कि कैसे, मतलब ये होता है, इसके बारे में हमको जानने को मिलेगा मॉडस ऑपरेंडी। जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो जो पढ़ रहे जूनियर अपने, उनको जी ये एडिक्शन कराते हैं। और वो जो स्टडी टूर होती है, जैसे पावागढ़ हो गया, सापुतारा हो गया, तो सीनियर स्टूडेंट्स उनको ले जाते हैं और धीरे धीरे उनको ये लत मतलब व्यसन कराते हैं। और उनको एक लालच भी देते हैं कि वो उनको जॉब ढूंढ देंगे। तो जूनियर विद्यार्थी जो होता है, स्टूडेंट होता है, वो उसके अंदर आ जाता है और नौकरी देने में मदद करने के कारण जूनियर विद्यार्थी होता है वो सीनियर विद्यार्थी के सामने ऐसी कोई बात नहीं कर सकता है। और आप रैगिंग के बारे में भी जानते ही होंगे कि रैगिंग कैसा होता है, इसके बारे में भी जी कुछ नहीं होता है। तो रैगिंग यदि होता है सीनियर विद्यार्थी द्वारा, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसके बारे में कुछ क्यों नहीं होता है, मेरा प्रश्न ये भी है। जी बिल्कुल। दूसरी बात अगर ये कि वडोदरा की बात करें, एक छोटे से बात करूंगा कि जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था ड्रग्स के कारोबार का उस टाइम पर 2015 में। तो वो विद्यार्थी खुद भी बन गया था, ड्रग्स का एकदम आदी बन गया था। तो ऐसी सारी बातें जो होती है, और एक स्टडी गुजरात यूनिवर्सिटी ने की थी, उसमें ये पाया गया था कि 12 कॉलेज उसमें कवर किए गए थे और उसमें जी ज्यादा स्टूडेंट्स है, उन्होंने कबूला था, स्वीकारा था कि उनके जो वर्ग है उसमें बहुत सारे लोग हैं वो ड्रग्स के आदी बन चुके हैं। तो जी प्रश्न भी ये पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल बात ही नहीं है, इसमें सब लोगों को मिलकर एक स्ट्रेटेजी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि ड्रग्स के पैसे जो जाते हैं वो फिर हवाला के द्वारा टेररिज्म में ही इस्तेमाल होंगे, और जी हमारी जो यूथ जनरेशन है वो तो बर्बाद होगी ही होगी। तो चीन के जी जैसा हाल हमारा ना हो, इसके बारे में हमें अभी से सोचना चाहिए। जी एनजीओ बिल्कुल। है, जो भी संस्थाएं है, मीडिया है, सबको मिल बैठकर इसका हल निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। जी बिल्कुल। अगर कुछ बातों पर भी गौर कर दे, जैसे कि आप कॉलेज का किस्सा बता रहे थे, अगर उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, कुछ एक्शन लिया जाता है, तो शायद इसको हम रोक सकते हैं।
जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। जी, दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि बढ़ता जा रहा है ड्रग्स का आतंक। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ कि गुजरात में इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ। इससे पहले भी अगर हम मुंद्रा पोर्ट की बात करते हैं, जो कि अदानी के अंडर आता है, वहां पर भी भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए थे। फिर हमने अगर कुछ दिनों की अगर हम बात करें, उसमें भी कई ड्रग्स बरामद किए गए, कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि चलो आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन क्या हम एंड तक जा पाएंगे कि ये पूरी चेन चलती कैसे है? हमें ये रिपोर्ट तो पहले से ही मिल गई थी कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है। इसके बाद भारत देश को ड्रग्स के मामले में खास तौर पर संभलने की जरूरत है। अब इस वक्त आ चला है कि हम हमारी जो रणनीति है वो और मजबूत करें। हम ये भी देखें कि यहाँ पर बिजनेस अगर कोई ड्रग्स का कर रहा है तो कौन कर रहा है, या तो फिर यहाँ पर कोई मंगवाता है और फिर और कहीं जाता है, तो वो पूरी चेन क्या है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि ये पैसे आते कहाँ से हैं? क्या इसमें जो भारतीय करेंसी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर डिजिटल करेंसी का यूज़ किया जाता है? अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, संभलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो चीज़ है वो ऐसा अभी लगता हो कि नहीं चलो इतना तो बरामद हो गया, लेकिन सोचना ये है कि ये बरामद नहीं होता तो जाना कहाँ था ये, और जो पकड़ा नहीं गया उतने कितने कंटेनर्स होंगे, ये भी सोचने की आवश्यकता है। तो दंगल देश का में अभी तो बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।